नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी आरोह काव्य खंड में पाठ 1 हरिवंश राय बच्चन जी की जो कविता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। तो पाठ शुरू करने से पहले बच्चों हम कवि के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। आइए देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1938 में, मधुकलश 1938 में छपी। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगड़ी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ इनके क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। इनकी आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। आइए देखते हैं वो क्या है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण कर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। आत्मकथा इनकी है जो 4 खंडों में विभाजित है। हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ के अनुवाद हैं। प्रवासी की डायरी इनकी डायरी है। बच्चन जी का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। सन 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। सन 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी की साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। हरिवंश राय बच्चन जी दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता की बजाय जगह सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूलाधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना शाकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर जो पठनीय बनी हुई है। अपने को जानना, बच्चन जी कहते हैं, आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत यहाँ दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग, बाढ़ और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। अर्थात रहना तो इसी दुनिया में ही पड़ता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म
ही उद्घाटित करता चलता है और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बताना है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाड़ी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। कि क्या उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीत काव्य का प्राण है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति का दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। इस गीत के माध्यम से कहना चाह रहे हैं बच्चन जी, किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ साथ गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। तो आइए देखते हैं गीत क्या है। बच्चों, आत्मपरिचय, ये जो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है आत्मपरिचय, आइए इसको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, इसके भावार्थ को समझते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसमें जग जीवन मतलब संसार रूपी जीवन, झंकृत का तात्पर्य होगा झंकार युक्त ध्वनि, और स्नेहसुरा, जो स्नेहसुरा मतलब प्रेम रूपी मदिरा। तो बच्चों, इसमें संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना होगा। तो संदर्भ में आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह काव्य खंड से आत्मपरिचय नामक पाठ्य से लिया गया है, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। और प्रसंग में आपको लिखना होगा बच्चों कि यह कविता उनकी कविता आत्मपरिचय का ही एक अंश है। इस पद्यांश में कवि ने दुनिया से द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंध प्रकट किया है। अब आइए बच्चों देखते हैं इसकी व्याख्या क्या होगी। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि संसार में रहते हुए संसार के साथ द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक है, परंतु कवि कहते हैं कि यद्यपि मुझ पर संसार के लोगों का काफ़ी भार है, अर्थात बहुत सा एहसान है। क्या है? बहुत सा एहसान है। लोग बात बात पर मुझ पर हावी होते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस संसार के इन लोगों से बहुत प्यार करता हूँ या इनका प्यार लेकर के घूम रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यद्यपि संसार के लोगों में, कवि कहते हैं कि यद्यपि इस संसार के लोगों ने अपने व्यंग्यात्मक शब्दों से मेरे हृदय के तारों को झंकृत कर दिया है, झकझोर दिया है, किंतु फिर भी मैं अपने स्वरों में उनके प्रति प्रेम लिए घूम रहा हूँ या फिरता हूँ। अर्थात संसार के लोग चाहे अपनी बातों से मेरी अवहेलना करें, परंतु मैं उनके प्रति फिर भी अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार रखता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी कहते हैं मैं हमेशा प्रेम रूपी मदिरा का
पान किया करता हूँ, अर्थात सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूँ। मैं यह नहीं सोचता कि लोग मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं इस संसार के लोग उन्हीं को अधिक सम्मान देते हैं, उन्हीं का अधिक ध्यान रखते हैं जो उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु मैं तो संसार की परवाह छोड़ मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता हूँ। अपने मनोभावों को गीत के रूप में अभिव्यक्त करता हूँ, अर्थात गा रहा हूँ। बच्चों, इसमें विशेष में होगा कि कवि संसार के लोगों को दुर्व्यवहार करने पर भी उनके साथ सद्व्यवहार करने की प्रेरणा करता है। अर्थात संसार के लोग अगर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, फिर भी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, कवि ऐसा कहना चाहता है। और भाषा में सहज सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इस जीवन में अगर लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं, फिर भी आप उनका सम्मान करते हुए चलिए, ऐसा कवि इसमें कहने का तात्पर्य है कवि के। और जग जीवन में अनुप्रास तथा स्नेह सुरा में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कविता मुक्तक छंद में रचित है। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। इसमें कवि कहते हैं निज का तात्पर्य होगा बच्चों अपने, निज मतलब अपने। और उर का तात्पर्य होगा हृदय। उद्गार का अर्थ होगा भाव या विचार। और स्वप्नों का तात्पर्य होगा कल्पनाओं। और दाह का तात्पर्य होगा जलना। ठीक है, तो बच्चों इसके भावार्थ को आइए देखते हैं। संदर्भ तो इसका पूर्ववत ही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय में से अवतरित है। प्रसंग में होगा कि यह कविता आत्मपरिचय इस पद्यांश में कवि ने दुनिया से द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंध प्रकट किया है। तो आइए इसके भावार्थ को समझते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपने मन में भावों को लिए घूमता रहता हूँ। संसार के लोगों को देखकर मेरे मन में जो विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, मैं अपने हृदय में उन भावों की अभिव्यक्ति रूपी उपहार लिए घूम रहा हूँ। निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ मतलब उपहार लिए घूम रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि यह संसार अपूर्ण है, यहाँ के लोगों का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने हृदय में अपनी कल्पनाओं का एक अलग ही संसार रखता हूँ और उसी को लेकर के घूम रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में हमेशा भाव रूपी अग्नि जलाकर उसी में मस्त रहता हूँ। मैं हर स्थिति में सुख और दुख की चिंता किए बिना मस्त रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कभी कहते हैं मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी कल्पनाओं की नाव बनाकर इसकी लहरों में मस्तीपूर्ण बहता रहता हूँ। अर्थात कवि कहना चाहता है कि लोगों के व्यवहार की परवाह ना करते हुए वह मस्तीपूर्ण जीवन यापन करता है। यह संसार भवसागर से तरने के लिए नाव बनाए, लेकिन मैं तो अपनी कल्पनाओं की नाव बनाकर उसकी लहरों में मस्तीपूर्वक बहता रहता हूँ। बच्चों इसमें विशेष में होगा शिल्प सौंदर्य में कि मनुष्य को लोगों के आचरण एवं व्यवहार की परवाह किए बिना सहज भाव से अपना जीवन यापन करना चाहिए। भव सागर और भव मौजों, भव सागर
और भवमौजों, भवसागर और भवमौजों में क्या है, रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। भाषा में लाक्षणिकता और गेयता विद्यमान है, अर्थात कविता को गाया जा सकता है। कवि की दुनिया आम लोगों की दुनिया से भिन्न होती है, कवि ने इस ओर संकेत किया है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि जितना हमने आपको इस काव्य के भावार्थ को समझाया वो आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा। धन्यवाद बच्चों।